नमस्कार दोस्तों। एजे प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलेक्टर साहिबा बुक की इस सीरीज में आज 8th चैप्टर इंटरव्यू। मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तब तक वह पढ़ती। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डीपी चेंज करता तो उसी दिन वह भी डीपी चेंज कर देती। हाँ, वह अक्सर अपनी डीपी नहीं लगाती थी। मैं पिछले कुछ दिनों से यह भी गौर कर रहा था कि सजना संवरना उसे अब अच्छा लगने लगा था। वह देर रात तक पढ़ने की आदी थी और मैं इसके ठीक विपरीत जल्दी सोने का। अब उन्होंने भी अपनी आदत जल्दी सोने की बना ली थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुझे चाहने लगी थी। मैं तो पहले ही जी जान से उन्हें चाहता था। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के कारण दिल्ली का माहौल किताबी हो चुका था और किताब पढ़ने के शौकीन होने के कारण मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु एक दिन रविवार को सज धज कर प्रगति मैदान पहुंच गए। वैसे सज धजने का तो क्या ही कहा जाए। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी सजने संवरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। पाठक ज़्यादा थे या लेखक या फिर प्रकाशक, पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकार्पण के लिए किताबों को रंगीन कागज की पन्नियों में आहिस्ते से लपेटकर खूब सजे धजे भव्य प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा था, जहाँ अच्छे से किताब की मुंह दिखाई की रस्म अदा की जा रही थी। मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे वक्ता और लेखक, जो पुस्तक और नए नवेले लेखक की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। जो वक्ता अपनी बारी के इंतजार में थे, वे वक्ताओं को ध्यान से सुनने के बजाय चाय कॉफी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पुस्तक मेला सचमुच में केवल पुस्तकों का नहीं, लेखकों का भी मेला होता है। मैंने एक चीज़ यह भी नोटिस की कि पुस्तक मेले में किताबों के स्टॉलों से ज़्यादा भीड़ पिज्ज़ा बर्गर वाले स्टोर पर थी। जो युवा किताब महंगी होने के चक्कर में उन्हें नहीं खरीद पाए, वो फास्ट फूड खरीद कर धड़ल्ले से उद्धस्त कर रहे थे। बुक स्टॉल वाले अपने काम में व्यस्त थे। वे जो पुस्तकें लोकार्पित हो गई थी उनका लोकार्पण कर रहे थे। मैंने दिल्ली दरबार उपन्यास खरीदा और एंजल के साथ प्रगति मैदान के बुक स्टॉल पर घूमने लगा। हम प्रभात पब्लिकेशन, पेंगुइन, हिंद युग्म जैसे प्रकाशनों के बुक स्टॉल पर जाकर किताबों के कुछ पन्ने पलटते और फिर चल देते। बुक स्टॉल वाले भी सोच रहे थे कि यह लोग बुक खरीदने आए हैं या केवल बुक के पन्ने पलटने। मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु इसी तरह प्रगति मैदान के पुस्तक मेले में घूम रहे थे। एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जो कह रहा था, शादी में रुकावट, मन पत्नी पति में अनबन, मन चाहा प्यार, इन सब समस्याओं के साथ करियर में रुकावट, कारोबार में घाटा, गड़ा धन, हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 घंटे में। मैं यूपीएससी प्री में पिछले 2 बार से लटक रहा हूँ बाबा जी, कोई धांसू समाधान बताइए, लव गुरु ने कहा। इनके पास समाधान होता तो यूपीएससी टॉपर नहीं बन जाते या 101 की दरख्वास्त नहीं करते। तांत्रिक बाबा बीच में ही बोल, अगर काम न हुआ तो फीस वापस। बाबा जी, आईएएस की परीक्षा 2-3 महीने बाद में है। अब सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, मैंने थोड़ा मजाक के अंदाज में कहा। इन तांत्रिक बाबाओं के पास में हर समस्या का समाधान होता तो केंद्र सरकार इन तांत्रिक बाबाओं को आर्थिक सलाहकार बनाकर अर्थव्यवस्था की हर समस्या का समाधान नहीं कर लेती। जीएसटी और नोटबंदी से देश की इकोनॉमी की जो दुर्गति हुई है, उसका इलाज ये 2 घंटे में बता देते। सरकार इनके पांव पकड़ती और कहती कि किसी भी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी से निकाल लीजिए। वैसे भी देश को इसी तरह के लोग चला रहे हैं, या तो बाबा लोग या फिर नेता, लव गुरु ने मैंगो शेक पीते हुए कहा। इस तरह हमने ज़्यादा किताबें तो नहीं खरीदी, लेकिन पुस्तक मेले में जाकर मज़ा बहुत आया। शाम के 6 बजने के बाद हम मेट्रो से जीटीपी नगर आ गए। यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएफ निकाला। उसमें मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से बायोडाटा मांगा गया था। एंजल का कॉल आया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हॉबी में क्या भरूं। आपको क्या क्या पसंद है, कौन सा खेल, कौन सा नृत्य, मैंने कहा। खेलों में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है,
क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ। पढ़ाकू इंसान, खेलना कूदना भी तो जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। केवल पढ़ना और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, फिर कॉलेज टॉप करना, किताबों से हट के भी एक दुनिया होती है जिसे वास्तविक दुनिया कहते हैं। हाँ, यह बात तो है, पर मेरा बचपन का सपना कक्षा 6 से ही कलेक्टर बनना रहा है। तो फिर घर वालों और टीचरों ने भी कभी खेलने के लिए ज़्यादा प्रेरित न करके हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा सुनो, हॉबी वाले कॉलम में ब्राज़ीलियन जुजित्सु लिखने की सोच रही हूँ, जो कि एक मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट मैंने सीखी हुई है, एंजल ने धीरे से कहा। बता रही हो या डरा रही हो? क्या बात है मैडम, आपको जूडो कराटे भी आता है? अब तो संभल कर रहना पड़ेगा। अरे, लेडी श्री राम कॉलेज में कुछ लड़कियां कराटे सीख रही थी, तो मैंने भी हाथ आजमा लिए। वैसे आपको जूडो कराटे वाली लड़की से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या मैडम? जी हाँ। यह बताओ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस किस क्रम में भर रहे हो? उन्होंने बड़ी रोमांचक से पूछा। आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस। और तुम? मैं सोच रही हूँ आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आपको क्या लगता है, सही है? मेरा मन तो आपको प्रदेश भेजने का नहीं है, इसलिए फॉरेन सर्विस आईपीएस के बाद ही भरो। मुझे तो लगता है आईआरएस इसके बाद ठीक रहेगा, मैंने हक जताते हुए कहा। वह जान करके अनजान रहती, या उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि मैं उन पर हक जताता हूँ। एंजल अक्सर मेरी सलाह को आदेश समझकर उसका अनुकरण कर लेती थी। ओके, मम्मा से भी कंसल्ट कर लेती हूँ। चलो फ़ोन रखती हूँ, बाय। कल दृष्टि आईएएस में विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू गाइडेंस के लिए वर्कशॉप है, चलोगी? मेरी बात खत्म होने से पहले ही उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो बाय, कल मिलते हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में अपना भोपाल है। दूसरे दिन हम नेहरू विहार वाले क्लासरूम में विकास सर की क्लास अटेंड करने गए। क्लासरूम में भावी आईएएस आईपीएस अफसरों से गुलजार था। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि विकास सर अपनी क्लास में ऐसे गोल्डन रूल बता देंगे कि इंटरव्यू में 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बच्चों की तादाद लगभग 70-80 रही होगी। मेरे साथ एंजल की एंट्री ने कई लड़कों के दिल पर बिजलियां गिरा दी। जब हम विकास सर की क्लास ले रहे थे, उस समय भी कुछ अभ्यर्थी अपने जीवन साथी की तलाश में जुटे थे। सर ने बताया, यूपीएससी बोर्ड में होने वाला इंटरव्यू तैयारी से ज़्यादा किस्मत का खेल है। दिव्या कीर्ति सर ने बहुत सारे इंटरव्यू के टिप्स भी दिए। हम क्लास लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर चल दिए। सोमवार का दिन था। हम उम्मीद कर रहे थे कि यूपीएससी की इंटरव्यू डेट आ जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। मेरे इंटरव्यू की तारीख 5 मार्च और एंजल का इंटरव्यू 13 मार्च को। हमें तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। एक दिन हम बोजा सर के वहाँ क्लास लेने भी चले गए। ओझा सर ने एंजल से एक सवाल किया कि एक लड़का एक लड़की को पब्लिक प्लेस पर प्रपोज करता है, तो यह आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध में आएगा? नहीं सर, आईपीसी की किसी भी धारा में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर लड़की प्रपोज करने पर थप्पड़ जड़ दे तो यह अपराध होगा। सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाँ सर, एंजल ने शर्माते हुए कहा। सर ने मजाकिया अंदाज में कहा, लड़कों, अब आप इस खूबसूरत बला को क्लास खत्म होने के बाद प्रपोज कर सकते हैं। क्लास के सभी बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। गांव तथा छोटे शहर का कोई लड़का न केवल बड़े से बड़ा सपना देख सकता है, बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। हाँ, मेट्रो शहर में पले बढ़े बच्चे की तुलना में उन्हें संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ उनके सपने को कठिन बनाने की कोशिश कर सकती है। समय सपने को सच बनाने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन किसी बंदे में गजब का उत्साह हो तथा सपनों में हौसला हो, तो हौसले की उड़ान से मंजिल को पाया जा सकता है। अगर आपको कुछ लोग यह कहे कि यह काम तुम नहीं कर सकते, तो उन्हें तुरंत जवाब न दें, लेकिन मेहनत इतनी कड़ी करना शुरू कर दे कि बड़े बड़े दिग्गजों की आप पर की गई भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो जाए। लोग यह कहें कि आप आईएएस नहीं बन सकते, तो उनके सामने आपका संक्षिप्त उत्तर होना होगा, बन के दिखाना। बोचा सर ने मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा।
मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सिविल सेवा में सफलता पाना चाहते हो तो धीरज को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना परामर्शदाता, अनुशासन को बड़ा भाई, आशा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एक बात और, पढ़ाई और चिंतन मनन को अभिभावक बना लो ताकि सफलता पाने में ज़्यादा सहूलियत हो सके। अच्छी आदतों के देवता बन जाइए। हर रोज गुणवत्ता युक्त 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए ही कीजिए और बाकी ऊपर वाले के जिम्मे छोड़ दीजिए। उस दिन बोचा सर का लेक्चर इंटरव्यू क्लास कम और मोटिवेशन सेशन ज़्यादा लग रहा था। हमने 3 घंटे तक ज्यों त्यों करके बोचा सर का बोझ झेला। फिर जब क्लास खत्म हो गई तो हम सभी बच्चों ने राहत की सांस ली। वो दिन भी आ गए जब मेरा और एंजल का बारी बारी से इंटरव्यू हो गया। न तो मैं ही एंजल इंटरव्यू से संतुष्ट थी। फाइनल लिस्ट में मैं 11 नंबर से रह गया और वह 8 नंबर से। सबसे खराब बात यह थी कि जीएस के हर पेपर में एंजल को 5 नंबर की पेनल्टी लगी और इस तरह लगभग 20 नंबर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में पेनल्टी के रूप में काट लिए गए। फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था और न ही मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था। एंजल का भी यही हाल था। तो ये था दोस्तों कलेक्टर साहिबा बुक का 8 चैप्टर इंटरव्यू। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम 9th चैप्टर अर्श से फर्श पर पढ़ेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।